हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक पे डिस्कस किया था वो था इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। होप आप लोगों को इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपने ली होंगी और मेरा लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी को रेफर करते हुए आपने इस पर एमसीक्यू सॉल्व किए भी होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हमारे नीट के बच्चों का एग्ज़ाम है 13 सितंबर को। तो आज मैं फाइनली बहुत ज़्यादा फ्री हो चुका हूँ। आज लास्ट डे है बच्चों का। अब तक मैं नीट के बच्चों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, लेकिन अब मंडे से मैं जो टारगेट करूंगा वो 11th और 12th के बच्चों को मेन टारगेट में करने वाला हूं, उन्हीं को मैं फोकस करूंगा। और नीट 2021 के टारगेट बेसिस पे हम काम करेंगे 12th के बच्चों के लिए खास, और 22 के लिए काम करेंगे 11th के बच्चों के लिए। तो होप आप लोग पेशेंस के साथ जो टेक्निकल फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं उसको एडजस्ट करे होंगे। लेकिन मंडे से मेरे लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी, मेरे लेक्चर की पोटेंसी, मेरे लेक्चर की जो नंबर ऑफ लेक्चर्स है वो बहुत ज़्यादा भी होंगे, नंबर ऑफ टेस्ट भी ज़्यादा होंगे, क्यों तो मैं टोटली फोकस्ड रहूँगा आप लोगों पर। ठीक है, रिलेटेड भी अभी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे आप लोगों को पता है हम डिस्कस कर रहे थे मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स। यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन देखा था, सेल वॉल देखा था, उसके बाद एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम देखा था। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या देखा था? यस, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा था। उसके दो टाइप थे, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोजाइम्स और वैक्यूल्स, ये हमने देखा था। और आज के टॉपिक में हम कोरली माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज द basic idea about mitochondria? Yes, mitochondria is nothing but a powerhouse. It responsible for the conversion of glucose into ATP. Okay, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन। हम क्यों बोल रहे हैं इसे पावर हाउस? तो हमने ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक किया है ऑक्सीजन के मदद से, और यहाँ पर हमको मिलते हैं एटीपी मॉलिक्यूल एरोबिक रेस्पिरेशन में। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे रेस्पेक्टिव टॉपिक में। मुझे बस इतना रिएक्शन समझाना है कि यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस के लिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है और हमको एटीपी मिलते हैं। तो ये एटीपी क्या है? एटीपी ये एडिनोसिन ट्रायोफॉस्फेट, ये एनर्जी करेंसी है। मतलब एटीपी में एज द नेम इंडिकेट ट्रायोफॉस्फेट, ट्रायोफॉस्फेट मतलब एटीपी में 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं, और ये 3 फॉस्फेट ग्रुप हमारे एडिनोसिन ग्रुप के साथ अटैच होते हैं। और एडिनोसिन ग्रुप का मैं पूरा तो यहाँ पर डायग्राम नहीं बना रहा हूं, चलो ठीक है बना देते हैं। ठीक है, तो एडिनोसिन ग्रुप बेसिक स्केलेटल बनाया हूं मैं, नॉमेनक्लेचर नहीं बता रहा हूं डिटेल में। बस मुझे ये बताना है कि ये जो एटीपी का ग्रुप है, एटीपी कंपाउंड है, इसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो जब ये थर्ड नंबर का फॉस्फेट ग्रुप ब्रेक होता है बच्चों, तो हाई अमाउंट में हमको एनर्जी मिलती है। ये ग्रुप ब्रेक होने की वजह से हमें हाई अमाउंट में एनर्जी मिलती है एज कंपेयर टू सेकंड वन देन फर्स्ट वन। तो ये 3 फॉस्फेट ग्रुप अपने अंदर बॉन्ड के फॉर्म में बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर किए होते हैं, इसलिए ये एटीपी को हम एनर्जी करेंसी कह सकते हैं। ये एनर्जी करेंसी का प्रोडक्शन इस माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल के अंदर होता है, प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। ये एनिमल सेल में ज्यादा होता है, इसलिए कि एनिमल में एनर्जी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक मैं स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में डिस्कस करूंगा, बाद में उसका माइक्रोस्कोपिक डिस्कशन पे हम आएंगे। फिजियोलॉजी उसकी हम आगे रेस्पेक्टिव टॉपिक में, रेस्पिरेशन इन प्लांट टॉपिक में डिटेल देखेंगे। इसके डायमीटर की बात की जाए तो 0.2 to 1 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है, लेंथ 1 to 4 माइक्रोमीटर है, और साथ में उसका जो राइबोसोम होता है उसमें वो 70s टाइप ऑफ राइबोसोम होता है। S स्टैंड्स फॉर स्वीडबर्ग नंबर। आगे राइबोसोम का डिस्क्रिप्शन एक सिंगल लेक्चर में पूरा डिटेल में देने वाला हूं, वहां पर मैं राइबोसोम के बारे में बहुत डिटेल बताऊंगा, आगे आने वाले है लेक्चर इसी टॉपिक में। S स्टैंड्स फॉर स्वीडबर्ग नंबर, और ये 70 यूनिट है, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम। बेसिकली राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं बेसिकली ऑर्गेनिज्म में, एक 80s टाइप ऑफ राइबोसोम और एक 70s टाइप ऑफ राइबोसोम। ये 70s टाइप ऑफ राइबोसोम हमें प्रोकैरियोटिक सेल में भी देखने को मिले थे, और यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में ये जो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कह रहे हैं, वहां पर भी हमें नजर आएगा।
सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स क्यों कहा? इसीलिए कहा है उसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स क्योंकि वो खुद से डिवाइड भी होता है और बहुत सारी उसके खुद के फंक्शन उसके अंदर ही होते हैं, इसीलिए उसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ डिपेंडेंट है। और यहाँ पर दो मेम्ब्रेन है बच्चों, ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में जो ये इनफोल्डिंग्स है इसे क्रिस्टी कहते हैं। ये जो एलिवेशन और डिप्रेशन है इसे हम क्रिस्टी कहते हैं इनफोल्डिंग्स को। और ये क्रिस्टी के सराउंडिंग में ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल को एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। इस पार्टिकल को एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं और F1 पार्टिकल्स कहते हैं। ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे एटीपी प्रोडक्शन में। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में मैं इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। यहां पर मुझे बस इतना बताना है कि ये जो आउटर स्पेस है माइटोकॉन्ड्रिया का और ये इनर स्पेस है। इनर स्पेस में यहां पर जो लिक्विड है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, एज लाइक इन क्लोरोप्लास्ट। यहां पर मैट्रिक्स कहते हैं इनर स्पेस को, और आउटर स्पेस में भी कुछ लिक्विड होते हैं। यहां पर मैंने इसको जूम किया थोड़ा सा, ये इनफोल्डिंग्स को यहां पर जूम किया तो इनफोल्डिंग्स के अंदर कैरियर प्रोटीन होते हैं। इनफोल्डिंग्स के अंदर कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। आगे हायर क्लासेस में और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में आपको इसका एप्लीकेशन समझ में आएगा कि ये कैरियर प्रोटीन का काम क्या होता है। यहां पर मैं शॉर्ट में उसका काम भी बताता हूं। ये कैरियर प्रोटीन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने का मतलब ये है कि हायर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होगा तो वो हेल्प करेगा एटीपी प्रोडक्शन में। हमको रिस्पेक्टिव टॉपिक में बहुत डिटेल में पढ़ना है, अभी अधूरी जानकारी है ये, लेकिन बेसिक है, हाफ इंफॉर्मेशन है लेकिन बेसिक है। वहां पर जब आपको मैं ये डिटेल में पढ़ाऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया इन टर्म्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो आपको साइट पर डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स में क्या होता है, कौन सी बायोमोलिक्यूलर पाथवेज यहाँ पर बायोलॉजिकल पाथवे परफॉर्म होते हैं और इस पर्टिकुलर रीजन में क्या प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, ग्लाइकोलिसिस क्या है, क्रेब्स साइकिल्स क्या है, ये पूरा मैं डिटेल में वहां पर आपको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। बस इस इनफोल्डिंग्स को हम क्रिस्टी कहते हैं और क्रिस्टिक में कैरियर प्रोटीन होता है जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में बहुत हेल्प करता है। जैसा इलेक्ट्रिसिटी के वायर होते हैं वहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जो इनर मेम्ब्रेन है वहां से भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेटरी रिएक्शंस। और यहाँ पर ये जो F1 पार्टिकल है और एलिमेंट्री पार्टिकल है उसको भी तो जूम किया हूं मैंने, उसको जूम किया। यहां पर मुझे समझ में आएगा कि यहां से प्रोटॉन ट्रांसफर होते रहेंगे। यहां पर जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल इन्वायरमेंट है वहां से इनर माइटोकॉन्ड्रियल इन्वायरमेंट में प्रोटॉन फ्लो होंगे ये गेट से, F1 पार्टिकल से, F1 चैनल से, एलिमेंट्री चैनल से प्रोटॉन फ्लो होंगे। और ये प्रोटॉन जब फ्लो होंगे तो उसके हेल्प से यहाँ पर एक एंजाइम होगा एटीपेज एंजाइम्स, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम, वो एटीपी बनाने में हेल्प करेगा। वो रेस्पेक्टिव टॉपिक में मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। मुझे मालूम है मेरी आज का डिस्कशन बहुत सारे बच्चों को सुनने में नया लग रहा होगा, बहुत सारे बच्चों को ये पॉइंट नहीं भी समझ रहे होंगे, लेकिन याद रखिए आप कंसिस्टेंसी से मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं इस इंफॉर्मेशन को आगे बहुत सारे लेक्चर में रिलेट करने वाला हूं। आप ये समझ रहे होंगे कि आज का लेक्चर सर ने बता दिया और खत्म हो गया, वैसे नहीं है। यहां पर इतनी ही इंफॉर्मेशन है एनसीईआरटी में इस टॉपिक से रिलेटेड। अब इस टॉपिक का एप्लीकेशन जब हम रेस्पिरेशन में करेंगे बच्चों तो आपको इस टॉपिक की 100% इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, बस मुझे शॉर्ट में इतना बताना है कि अभी मैंने प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट के लिए जो चैनल एलिमेंट्री पार्टिकल को जूम किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए ये क्रिस्टी को यहां पर जूम किया, तो ये नाम से घबराना नहीं है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग आयंस वहां से गुजरते हैं, इसलिए प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर हो गया। लेकिन ये प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर का क्या फंक्शन है ये अभी मैंने गुप्त रखा हूं, ये आपको पता चलेगा रेस्पेक्टिव टॉपिक में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का क्या फंक्शन है ये भी मैंने अभी डिस्क्लोज नहीं किया हूं, ये भी आपको पता चलेगा रेस्पेक्टिव टॉपिक में। बस मुझे ये बताना है इस माइटोकॉन्ड्रिया में बायोलॉजिकल पाथवेज परफॉर्म होते हैं। बायोलॉजिकल पाथवे रिएक्शंस, कौन से रिएक्शंस? मेटाबॉलिक रिएक्शंस।
इस माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होते हैं और इस माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं जो इस रिएक्शंस को होने के लिए हेल्प करते हैं। इसलिए ये जो मशीनरी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो मशीनरी है, ये रेस्पिरेटरी मशीनरीज है जो एटीपी प्रोडक्शन में हमें हेल्प करेंगी। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया, ये होता है हर सेल में, हर यूकैरियोटिक सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसका रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया ये माइटोकॉन्ड्रिया के हेल्प से ही होती है, जहां पर ऑक्सीजन का यूज होना है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना है, एटीपी का प्रोडक्शन होना है, कार्बन रिलीज होना है। लोअर क्लासेस में चेन रिएक्शन पढ़ा था लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ा था। अब आप जाकर के आज आप इसको डिटेल में भी पढ़ने वाले हो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टॉपिक में। बस इतना बताऊंगा कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। अगर आपको हर चैप्टर की डिटेल जानकारी लेना है, अगर आप हर चैप्टर की डिटेल जानकारी लोगे तभी जाकर के आप नीट का हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये मेरा आपसे बोलना है और यकीन मानिए आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो होप आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रियल डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारे टॉपिक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से रिलेटेड मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर कोई डिफिकल्टीज होती है तो आपने बी फ्रैंकली मुझसे क्वेश्चंस करना चाहिए, मैं उसका समाधान पूर्वक आंसर देने की कोशिश करूंगा। होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फोटोसिंथेटिक मशीनरीज के बारे में डिस्कस करेंगे और 1 बाय 1 न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स के बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक हर बच्चे ने सीरियस करना इसलिए जरूरी है कि बायोलॉजी का हर टॉपिक सेल के सराउंडिंग में घूमता है और सेल मींस सुपरफिशियल स्टडी करने का काम नहीं है, उसे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा ताकि बायोलॉजी का हर टॉपिक मेरे हर बच्चे को समझ में आ जाए। ठीक है, तब तक के लिए मैं इजाजत चाहता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।